Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. फीमेल एसएसटी जनरल जोन 2 का पेपर जो आज 3 जुलाई को इवनिंग में कंडक्ट किया गया था, उसका बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हमें रिसीव हो चुका है। तो क्योंकि वो पेपर ब्लर था, जिसकी वजह से हमने पूरा पेपर टाइप करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। पेपर आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दी हुई है। तो चैनल को फॉलो भी कर लीजिएगा और आपको वहाँ पे काफ़ी अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। आज का जो हमारी जो वीडियो है उसमें एग्जैक्ट 45 क्वेश्चंस विद एग्जैक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट ऑप्शंस के साथ आपके पास हम लेकर आए हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, हो सकता है क्वेश्चंस का सीक्वेंस आगे पीछे हो, रेंडमली क्वेश्चंस हैं लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस हैं और टोटल 45 क्वेश्चंस ही हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ईडियम इन द डोलड्रम्स मीन्स। ईडियम यूज करते हैं हम इन द डोलड्रम्स, इसका मतलब होता है कि मायूस हो जाना, डिप्रेस हो जाना। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शंस में से फीलिंग डिप्रेस्ड और इनएक्टिव, दिस वाज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वाज, the new printer was very expensive, in fact it blank। न्यू प्रिंटर जो था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो उसके लिए हम कौन सा ईडीएम यूज करेंगे? इसके लिए जो ईडीएम यूज होगा वो होगा, इनफैक्ट इट कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब है बहुत ज्यादा कोई किसी चीज का महंगा होना, टू बी वेरी मच एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे जो सुइटेबल ईडीएम यूज होगा वो होगा टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। So A was the correct option here. Then next was, I couldn't understand whatever she said. It proved double Dutch to me. Select the meaning of double Dutch। अब यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया जो उसने बोला। इट प्रूव्ड डबल डच टू मी। अब डबल डच जब भी यूज होता है, इट मीन्स कोई ऐसी बात जो कि बिल्कुल आप समझने से कासिर हों, जो आपको बिल्कुल भी सेंसिबल बात ना लगे, नॉनसेंस बात लगे, विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बेमाना कोई बात हो। तो यहाँ पे डबल डच की जो मीनिंग होगी वो होगी नॉनसेंस। सो बी नॉनसेंस वाज द करेक्ट आंसर हेयर। देन नेक्स्ट वाज क्लाउड, सिलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट इन मीनिंग। क्लाउड जो वर्ब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है किसी चीज को जोर से हिट करना। तो इसके लिए जो हम लफ्ज यूज करते हैं, या तो स्ट्राइक यूज करते हैं या थंप यूज करते हैं। सो हेयर थंप, ऑप्शन डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वाज एल्ट्रिस्टिक, सिलेक्ट द ऑप्शन ऑपोजिट इन मीनिंग। वर्ड है हमारे पास एल्ट्रिस्टिक, इसका ऑपोजिट हमें बताना था। तो एल्ट्रिस्टिक की अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है खुदगर्ज होना, सेल्फलेस होना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा सेल्फिश, खुदगर्ज होना। C, selfish was the correct answer. Then next was a term used to refer to a group of friends। a group of friends के लिए जो term use होती है, उसके लिए हम circle का word use करते हैं। circle है ये हमारा, circle of friends है। So B, circle was the correct option. Then choose the correct passive form of they let him finish the work। इसका जो correct passive होगा वो होगा he was allowed to finish the work। So D was the correct answer। Then select the passive form of they expect her to arrive soon। इसका जो करेक्ट पैसिव होगा वो होगा she is expected to arrive soon। So B, she is expected to arrive soon was the correct answer। Then next, change into indirect speech, he said may Allah help us। तो यहाँ पे क्योंकि एक दुआ दी जा रही है, may Allah help us, तो यहाँ पे प्रेड का वर्ड यूज होगा। तो सी एंड डी में ऑप्शन आपका प्रेड है, लेकिन यहाँ पे जो आपका करेक्ट होगा वो होगा ही प्रेड दैट अल्लाह हेल्प देम। अस नहीं होगा क्योंकि अस आपका डायरेक्ट में था, तो इनडायरेक्ट में देम होगा। सो डी, ही प्रेड दैट अल्लाह हेल्प देम वाज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो नाइदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, सही है। नाइदर ऑफ द टू आंसर्स वाज करेक्ट भी सही है, सिर्फ टेंस का फर्क है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पे आपका पास्ट टेंस है, और यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैज बीन है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है।
तो तीनों ही आपके करेक्ट सेंटेंसेस हैं, तो उसकी वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। सो डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, choose the correct preposition. The candidate was confident blank his ability to handle pressure during the exam or interview. अब जब भी confident का लफ्ज यूज होता है किसी भी ability के लिए, तो उसके साथ हम जो preposition यूज करते हैं वो ऑफ करते हैं। तो he was confident of his ability, तो ऑफ होगा आपका करेक्ट आंसर, डी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। Then which of the following sentence expresses the optative mood? अब ऑप्टेटिव मूड वाला जो सेंटेंस होता है उसमें कोई दुआ दी जाती है या कोई बद्दुआ दी जाती है, कोई ब्लेसिंग दी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम सारे सेंटेंसेस को देखें तो जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है हमारे पास, इसमें एक प्रेयर है, हम जो है दुआ दे रहे हैं। तो यहाँ पे मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, ये आपका ऑप्टेटिव मूड हो जाएगा। Then next was hardly had the security officer seen the intruder blank through the restricted corridor when the alarm was activated. अब यहाँ पे कोई चीज कंटिन्यूटी में हो रही है तो यहाँ पे जो आपका वर्ब यूज होगा वो कंटिन्यूटी में होगा, तो वो होगा पासिंग थ्रू। इंट्रूडर पासिंग थ्रू, सो सी पासिंग वाज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। Her marriage to her class fellow couldn't last longer. Her marriage with her class fellow, her marriage through her class fellow. तो जब भी मैरिज का लफ्ज यूज होता है उसके साथ हमेशा टू यूज होगा। हर मैरिज टू हर क्लास फेलो couldn't last longer. A, this was the correct answer. Then next was convert into indirect speech. He said, had I known about it, I would have helped. इसका जो correct indirect होगा वो हो जाएगा, he said that if he had known about it, he would have helped. If he had known about it, he would have helped. So A was the correct option here. Then next is, as civic citizens we ought to abide. अब abide के साथ हमेशा by लगता है, जैसे कि abide by the law, abide by the rules, abide by the agreement. तो यहाँ पे by use होगा, तो C, by was the correct answer. Then choose the sentence that contains a noun clause. इनमें से noun clause कौन से sentence में है? तो ये जो सेंटेंस है आपका, दी पैनल डिड नॉट नो व्हाई द एप्लीकेंट हैड रिजाइंड, इसमें व्हाई द एप्लीकेंट हैड रिजाइंड जो है वो आपका नाउन क्लॉज है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी। देन नेक्स्ट इज विच कंजक्शन बेस्ट इंट्रोड्यूसेस अ कंडीशन। कौन सा जो कंजक्शन है वो सही कंडीशन जो है वो सुइटेबल कंडीशन जिसमें यूज हो रही है। यू कांट एंटर द क्लब ब्लैंक यू आर अ मेंबर, आप क्लब में एंटर नहीं हो सकते अनलेस यू आर अ मेंबर। अब अनलेस का मतलब होता है कि इफ नॉट, अगर तो आप मेंबर नहीं हो, तो यहाँ पे कंडीशन आ गई, अगर तो आप मेंबर होंगे तो एंटर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो अनलेस जो है इस कंजक्शन में कंडीशन यूज हो रही है, तो अनलेस हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्बियल रिलेटिव क्लॉज। एडवर्बियल रिलेटिव क्लॉज में वेन, वाई या वाई यूज होता है, वेन, वेयर या वाई यूज होता है। तो द टाइम वेन वी मेट वाज स्पेशल, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म। पीपल स्पीक फ्रेंच इन मेनी कंट्रीज, इसका करेक्ट पैसिव होगा फ्रेंच इज स्पोकन इन मेनी कंट्रीज, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन था। Then next is choose the correct passive for the following sentence. Who wrote this application? इसका जो correct passive होगा वो होगा by whom was this application written? तो D was the correct answer. Then next is change into direct speech. He said that he must finish the work that day. अब that day का direct में आ जाएगा today आ जाएगा, तो ये आ जाएगा he said I must finish the work today. He said I must finish the work today. तो ये हो जाएगा आपका correct answer. Then next is the quality of the research articles submitted by the candidates blank exceptionally impressive this year.
अब यहाँ पे जो सुइटेबल वर्ड यूज होगा वो होगा इज। The quality of the research articles submitted by the candidates is exceptionally impressive this year. अगर तो यहाँ has been होता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे have been है। Then next was choose the correct sentence। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? ये जो सेंटेंस हम यूज करते हैं तो वो करते हैं I agree with your opinion, तो this is the correct answer। Then next is the committee is reviewing the revised policy document। इसका जो करेक्ट पैसिव वर्ब होगा वो होगा रिव्यूइंग, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इज बीइंग रिव्यूड बाय द कमिटी। द रिवाइज्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज बीइंग रिव्यूड बाय द कमिटी, तो सी इसका करेक्ट आंसर था। देन नेक्स्ट वाज आइडेंटिफाई द सेंटेंस। The officer who received the complaint forwarded it to the relevant branch before the office closed। ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? अब ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है और एक आपका डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम सेंटेंस को देखें तो ऑफिसर फॉरवर्डेड इट टू द रिलेवेंट ब्रांच, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि आपका डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? हु रिसीव्ड द कंप्लेंट एंड बिफोर द ऑफिस क्लोज्ड, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि इसमें दोनों डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। Then next is the committee insisted on the proposal blank before the final session of the conference। तो यहाँ पे जो suitable word होगा वो होगा being revised, on the proposal being revised before the final session। Then next is choose the sentence that contains a dependent clause। इनमें से dependent clause कौन से sentence में है? वो आपका है इसमें the because the documents were incomplete the form was rejected। अब इसमें आपका डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। then next is if I blank in your position I would reconsider the proposal immediately। इसके लिए जो suitable word यूज होता है इस टाइप के सेंटेंसेस में वो होगा were। if I were in your position। then next is what is the slope of body when it moves with uniform velocity। तो जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस थे कि अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इट मींस वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इसके लिए अगर हम वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, और इसमें फिर आपका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। स्लोप इसमें एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि आपकी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा, तो एक्सीलरेशन जीरो होगा, स्लोप आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जीरो। Then next is an earthworm traps oxygen from the soil with the help of। अर्थवॉर्म्स जो है वो ब्रीथ कैसे करते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? ये अपनी मॉइस्ट स्किन जो होती है इनकी, इसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। और ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन जो स्किन के थ्रू हो उसको हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जनरल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं आपके टेस्ट में। सो स्किन वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैड सम क्वेश्चंस ऑफ उर्दू। शिबली नोमानी की मशहूर नसरी तसनीफ कौन सी है? इसमें से शिबली नोमानी की जो मशहूर नसरी तसनीफ है वो शेरुल अजम है। सो ए वाज द करेक्ट आंसर। देन बाले जिब्रील कब शाया हुई? बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, जो कि 1935 में शाया हुई थी। ए वाज द करेक्ट आंसर। देन उदास नस्लें का मरकजी किरदार कौन है? उदास नस्लें जो है वो उसका जो मरकजी किरदार मोस्टली माना जाता है वो रोशन आगा को माना जाता है। सो रोशन आगा इज द करेक्ट आंसर। देन फराक गोरखपुरी की तनकीदी किताब कौन सी है? वो है उर्दू शायरी पर एक नजर। बी वाज द करेक्ट आंसर। देन हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था? हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो पहला नाम था वो बज़्म दास्तान गोयां था।
So C, Bazme Dastane Goya was the correct answer. Then we had some questions from GK section. मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम एज कितनी रिक्वायर्ड होती है? 45 ईयर्स। सी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुई थी? पाकिस्तान की पहली जो जनरल इलेक्शंस हुई थी वो दिसंबर 1917 में हुई थी। और उस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी? उस टाइम पे जनरल यहिया खान की गवर्नमेंट थी 1970 में। Then next was GDP stands for gross domestic product is the correct answer. Then इस्लामियात के कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास. The first compilation of Holy Quran was completed in the era of. किसके दौर में पहली कंपाइलेशन कुरान की कंप्लीट हुई थी? तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में कुरान पाक की जो कंपाइलेशन हुई थी, जबकि उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी वो हजरत उस्मान ने की थी. तो ए हजरत अबू बकर इज द करेक्ट आंसर. देन टर्म मुतशाबा रेफर्स टू. अब मुतशाबा आयात वो होती हैं जिनका जो मफहूम है वो क्लियर ना हो, वाज़े तौर पे बयान ना हो, जिसमें क्लियरिटी ना हो. तो ये जो होती हैं ये एम्बिगुअस वर्सेस होती हैं. जबकि दूसरी हमारे पास जो वर्सेस होती हैं वो मुहकमात वर्सेस होती हैं, जिसका बिल्कुल जो मतलब है वो वाज़े होता है, उसको क्लियर वर्सेस होती हैं वो. तो वो भी आपके पास एग्जाम्स में आ सकता है, मुहकमात आयात जो होती हैं. Then next we had two questions from mathematics section. Square root of 213444. अब ये तो कोई पता नहीं जो एग्जामिनर था उसने क्या सोच समझ के ये क्वेश्चन आपको दिया था, लेकिन इसके लिए कुछ ट्रिक्स यूज होती हैं. तो वो जैसे कि आपको लास्ट डिजिट देखने होते हैं, यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है, तो इट मीन्स इसका जो लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो लाजमी 2 या 8 होगा. फिर हम जो है देखेंगे कि अगले वाले इसके कौन से डिजिट्स हैं, फिर उसका जो हम देखेंगे कि 200 का किसका कितना स्क्वायर आ रहा है, तो एस्टिमेट किसके अंदर आ सकता है. तो ये इसकी थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली अगर हम स्क्वायर रूट निकालें इस नंबर का, तो 462 सी इसका करेक्ट आंसर थे. Then area of semicircle is 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट्स रेडियस इज. अब जोन 1 में सर्कल का एरिया के बारे में जिक्र हुआ था. अब इसमें सेमी सर्कल का जिक्र हो रहा है. सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल. तो सर्कल का एरिया क्या था हमारे पास? पाई आर स्क्वायर था. तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा. अब यहाँ पे एरिया हमें दिया हुआ है, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हमें दिया हुआ है. ये कितना है हमारे पास? 77 है. ओके. तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर यहाँ पे 2 डिवीजन में है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा. देन हमारे पास जो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 77 इंटू 2, इट विल बी इक्वल्स टू 154. अब यहाँ पे हम जो है आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 154. यहाँ पे पाई आपका क्या है? मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ जाके आपका डिवीजन में आ जाएगा. तो अगर हम पाए की जगह पे क्या रखें? पाए की जगह पे अगर हम 22/7 को रखें तो ये हो जाएगा 22/7. अब ये 7 आपका आ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22. और इसको अगर हम करेंगे पूरा इसको इसको अगर हम करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 49. और 49 ये हमें मिल गया, आर स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें 49. हमें आर चाहिए तो हम क्या करेंगे? 49 का अंडर रूट निकालेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 7. तो 7 centimeter is the radius of this semicircle. Then next we have two questions from pedagogy. Game based learning primarily enhances. गेम बेस्ड लर्निंग जो होती है उससे क्या चीज एनहांस होती है? उससे बेसिकली स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और उसकी एप्लीकेशन एनहांस होती है, नॉलेज की एप्लीकेशन. सो बी इज द करेक्ट आंसर. देन लास्ट हमारे पास था a differentiated classroom primarily reflects which educational philosophy. differentiated classroom जो होता है उसमें कौन सी educational philosophy reflect होती है?
तो अगर हम डिफरेंशिएटेड क्लासरूम की बात करें तो ये क्लासरूम जो होता है वो बेसिकली इस आइडिया पे बेस्ड होता है कि हर स्टूडेंट की जो सीखने की सलाहियत है वो डिफरेंट होती है। हर स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। तो इसकी वजह से टीचर को क्या करना चाहिए, डाइवर्सिटी के बेसिस पे जो है वो लर्निंग जो टीचिंग मेथड है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे जो इसका जो बेसिकली किस एजुकेशनल फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंशिएटेड क्लासरूम, ये रिस्पॉन्सिवनेस टू लर्नर डाइवर्सिटी को बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट ओरिजिनल पेपर था जिसके 45 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें जो कैंडिडेट्स के थ्रू क्वेश्चंस कलेक्ट हुए थे ये पेपर मिलने से पहले, उसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे कि ये पूछा गया था कि ऑप्टिक्स किस चीज़ की स्टडी है, या बाबुल कुरान, उरुसुल कुरान और जो है कल्बे कुरान कौन सी सूरह को कहा जाता है। तो ऐसा कुछ भी हमें ओरिजिनल पेपर में नहीं मिला। तो अगर तो आप लोग आज के पेपर में अपीयर हुए थे तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या वो क्वेश्चंस जैसे बाबुल कुरान, उरुसुल कुरान, क्या ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आज आए थे या नहीं आए थे? और स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स जो है वो किस चीज़ की स्टडी है? तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।